गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में और किस तरह से जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो वैरी करती हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। ठीक है, सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब है कि किस तरह से जो हमारा सॉल्यूट होता है जब वो हमारा सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट, उसका प्रेशर, ठीक है, और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको कह देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस तरह से हमारी ये चार चीजें चेंज होती हैं जब हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डलता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो सॉल्यूट है इसका नेचर क्या है, बस ये क्या करेगा, जो सॉल्वेंट है उसकी इन चार प्रॉपर्टीज को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। उसके बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर देगा, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर देगा, उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर देगा, या जो उसका वेपर प्रेशर उसको क्या कर देगा, लोअर कर देगा। अभी हमने जब रॉल्स लॉ पढ़ा था तो हमने ये चीज देखी थी कि जब हम अपने सॉल्यूट पार्टिकल्स को, ये हमने बीकर लिया था, बीकर में हमने क्या डाल दिए थे, अपने सॉल्यूट पार्टिकल्स डाल दिए थे, जिससे सॉल्यूट पार्टिकल्स ने यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिया था सरफेस पे स्पेस। ठीक है, इससे क्या हो गया था, जो सॉल्वेंट था उसका जो वेपर प्रेशर था वो क्या कर गया था, डिक्रीज कर गया था, है ना, क्योंकि जो सॉल्वेंट के वेपर्स बनने थे वहां पे क्या आ गया, ये ऑब्स्ट्रक्शन आ गया सॉल्यूट पार्टिकल्स का। तो जब सॉल्यूट पार्टिकल्स का ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो वेपर उतने अच्छे से नहीं बन पाए, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था। यानी कि हमने एक चीज देखी थी कि सॉल्यूट ऐड करने पे, व्हेन सॉल्यूट इज एडेड इन सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। तो ये हमने ऑलरेडी किस में पढ़ लिया था, रॉल्स लॉ में पढ़ लिया था कि कितना जो प्योर प्रेशर है और कितना फिर हमारा क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर हो जाएगा उस टाइम पे उस सॉल्वेंट का। तो ये चीज तो हमने देख ली, एक प्रॉपर्टी तो हमने स्टडी कर ली। अब ये लोअरिंग होती कितनी है वो हमें देखना है कि ठीक है, ये तो तुमने कह दिया डिक्रीज हो रहा है, पर कितना डिक्रीज हो रहा है वो बताओ। तो हमें पता है, हमें पढ़ना है अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वो जो लोअरिंग हो रही है प्रेशर की वो हमें रिलेट करनी है। हमको मालूम है कि जो P1 नॉट होता है वो हमारा, या यहां से लिखना शुरू कर देते हैं, P1 नॉट होता है हमारा पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का हो गया। X होता है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और P1 होता है खाली हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कितना उसका पार्शियल प्रेशर रह गया। तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो हमने रॉल्स लॉ का एक फॉर्मूला पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू में X। ठीक है, अब x है ना, इसको मैं x2 लिख देती हूँ क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का बताना है। यहाँ पे x1 जो हो जाएगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं x1 हमारा फॉर्मूले में आएगा नहीं आएगा। तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट x। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अब डेल्टा भी लिखूं, डेल्टा भी मेरा क्या हो जाएगा कि कितना मेरा डिक्रीज हो गया प्रेशर। तो प्रेशर जितना भी डिक्रीज होगा उसको मैं कैसे लिखूंगी, P1 नॉट माइनस P1, है ना, क्योंकि प्योर प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर। ठीक है, यहाँ से हम P1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, P1 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू एक्स, P1 नॉट कॉमन ले लो, इज इक्वल्स टू 1 माइनस का x, यहाँ x 1 आएगा क्योंकि हम लोग किसका मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं, ये जो है हमारा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं, क्योंकि जो हम ये फॉर्मूले में पुट करते हैं रॉल्स लॉ के फॉर्मूले में, ये सॉल्वेंट के लिए हम बात करते हैं। ठीक है, तो x1 आएगा यहाँ पे, 1 माइनस x1, हमको पता है x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो x2 क्या आ जाएगा, तो P1 नॉट इंटू में क्या आ जाएगा
x2, ठीक है। 1 माइनस x1 क्या बन गया, x2, ठीक है। तो यानी कि डेल्टा पी किसके बराबर आ गया, डेल्टा पी अपॉन में P1 नॉट इज इक्वल टू किसके इक्वल टू आ गया, ठीक। जो हमारा डेल्टा पी बाई P1 नॉट होता है, जो ये यूनिट होती है डेल्टा पी बाई P1 नॉट, इसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी कि कितना जो हमारा प्योर था और कितना क्या हो गया हमारा डिक्रीज हो गया। अभी डिक्रीज कितना हुआ है, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में, यही डिक्रीज हुआ है। ओरिजिनल ये था, फाइनल ये हो गया, अपॉन में P1 नॉट इज इक्वल्स टू व्हाट, x2। अब x2 क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N2 अपॉन में N1 प्लस N2, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब अगर जो हमारा सॉल्वेंट है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूट, तो हम लोग N2 को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, ठीक है। अगर N2 को नेग्लेक्ट कर देंगे तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। अगर मोल फ्रैक्शन दे रखा हो और P1 नॉट दे रखा हो तो हम P1 निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला तो ये बन गया, ये तो बन गया फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला, व्हेन N2 इज वे लेस देन N1, तो हमारा सेकंड फॉर्मूला बन जाता है P1 नॉट अपॉन में P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट इज इक्वल्स टू N2 अपॉन में N1। यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दोनों के क्या लेने हैं, सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट के मोल्स लेने हैं। एक फॉर्मूला बन गया हमारा ये हमारा बन गया सेकंड फॉर्मूला। अब क्वेश्चन फर्स्ट फॉर्मूले पे भी आ सकता है, सेकंड फॉर्मूले पे भी आ सकता है। थर्ड फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, इसको भी हम लोग किसमें कर लेते हैं, क्या पता कई बार मोल्स ना दिए हो और हमें सिर्फ वो दे रखा हो, मास दे रखा हो, तो क्या हो जाएगा W2 इंटू में M1 अपॉन में W1 इंटू में M2। ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। M1 क्या है, मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ऐसे ही W1 क्या आ गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और M1 क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट है एलिवेशन। सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। हमको पता है जो हमारा पानी होता है वो किस पे बॉईल करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। इसमें मैंने पानी डाला हुआ है। अब जब मैं इसको टेम्परेचर देना शुरू करूंगी तो यहाँ पे इसके क्या बनने लग जाएंगे, वेपर्स बनने लग जाएंगे, ठीक है। जो वेपर्स बनने लग जाएंगे ये बॉईल कब करेगा, 100 पे। 100 पे ऐसा क्या होगा कि ये बॉईल करेगा, 105 पे क्यों नहीं करेगा या 95 पे क्यों नहीं करेगा। क्या इसका रीजन है कि जब मेरे पानी के वेपर्स बनने लगते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है कि किसी टेम्परेचर पे ये जो वेपर्स हैं वाटर के, ये इक्वल आ जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि कितना, 1 atm। यानी कि जब मेरे पानी के वेपर्स बनने के बाद ये जो वेपर्स का प्रेशर है ये इक्वल हो जाएगा 1 atm के, उस स्टेज पे जो मेरा वाटर है वो क्या करेगा, कंप्लीटली बॉईल करेगा, ठीक है। यानी कि अगर बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पूछी जाए आपसे तो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे जो हमारा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तब जाके हमारी चीज क्या करती है, बॉईल करती है। अब अगर मैं इसमें क्या डाल दूं, सॉल्यूट डाल दूं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स डाल दिए मैंने, तो इसके जो वेपर्स बन रहे थे पहले 100 पे, अब उनको और ज्यादा टाइम लगेगा बनने में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, सरफेस पे तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ गए, अब सॉल्वेंट को तो जगह ही नहीं मिल रही वेपर बनाने के लिए। तो अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो टाइम के साथ टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज कर गया यानी कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐड करने से मेरा जो सॉल्वेंट बॉईल हो रहा था, उसका टेम्परेचर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट था
वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वेपर्स को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक आने में ज्यादा टेम्परेचर की नीड होगी। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो ऑन एडिंग सोल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस। ठीक है, यानी कि हमारा क्या हो जाता है, एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ आ गया? सॉल्यूट के पार्टिकल्स डालने से जो हमारा सब्सटेंस का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, बिकॉज अब सॉल्यूट के पार्टिकल्स उसको वेपर्स नहीं बनाने दे रहे, तो वो वेपर्स क्योंकि बन नहीं पा रहे, उस रीजन से हमारा जो वेपर प्रेशर है वो क्या कर जाएगा, सॉल्वेंट का डिक्रीज कर जाएगा। तो डिक्रीज कर जाएगा तो हमें और ज्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा वेपर प्रेशर किसके बराबर लाने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर लाने के लिए। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा तो मतलब जो सॉल्वेंट बॉइल हो रहा था उससे ज्यादा टेम्परेचर पे बॉइल होगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम निकालेंगे कैसे। अगर हमें ये तो बता दिया तुमने कि हाँ ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा इंक्रीज कर जाएगा, वो इंक्रीज करेगा कैसे और कितना करेगा, वो हम कैसे निकालेंगे। देखो पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये है हमारी पहली वाली लाइन है सॉल्वेंट की। इस जो भी हमारा सॉल्वेंट है इसका क्या हुआ, वेपर प्रेशर इंक्रीज करने लग गया विद टेम्परेचर। इधर टेम्परेचर है, यहाँ वेपर प्रेशर है। ठीक है, वेपर प्रेशर इंक्रीज करने लग गया। एक स्टेज पे आके जो इसका वेपर प्रेशर था इस पॉइंट पे वो कितना आ गया, 1 atm आ गया, यानी कि इस स्टेज पे क्या हो गया, फिर ये बॉईल हो गया इस पॉइंट पे। ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या लिया, सॉल्यूशन लिया। सॉल्यूशन का भी ऐसे ही क्या होगा, विद टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हमारा जो वेपर प्रेशर है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज कर रहा है, ये भी किस पे बॉईल करेगा, 1 atm पे। तो इसकी लाइन 1 atm पे कहाँ आई, यहाँ जाके आई, यानी कि इस टेम्परेचर पे। ये दो टेम्परेचर पे हमारे जो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट है वो क्या करा, उन्होंने बॉईल करा है। प्रेशर दोनों के लिए क्या है, 1 atm, लेकिन टेम्परेचर क्या है, इसके लिए TB नॉट है, इसके लिए TB डैश है। जो हमारा प्योर सॉल्वेंट बॉईल कर रहा है वो किस पे टेम्परेचर पे कर रहा है, TB नॉट। पहली कर जाएगा वो, तो सॉल्वेंट के साथ ड्रॉ करोगे ग्राफ पे पहली कर जाएगा। जो हमारा सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर तो और बढ़ जाएगा क्योंकि वो और लेट बॉईल हो रहा है। तो जो बढ़ा है टेम्परेचर वो कितना है, TB डैश। इससे थोड़ा सा आगे आएगा, इस पॉइंट को यहाँ ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, TB डैश। अब ये जो एलिवेशन है ये है कितना, TB डैश माइनस TB नॉट। ज्यादा में से कम को ही माइनस करेंगे ना, तो ज्यादा किसका है, सॉल्यूशन का, और कम किसका है, यहाँ से यहाँ तक ये कम वैल्यू है, 0 से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ज्यादा वैल्यू है। तो ज्यादा में से हमने क्या कर दिया, कम वाले को माइनस कर दिया। तो ये जो है डेल्टा TB ये हमारा क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब ये जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये जो एलिवेशन है ये हमारा प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जो भी उस सॉल्यूशन की मोलालिटी है उस टाइम पे, उसी पे हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन है वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। मोलालिटी क्या होती है, m। तो प्रोपोर्शनल हमें क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो डेल्टा T इज इक्वल्स टू क्या आ गया, इज इक्वल्स टू KB इंटू m। ठीक है, ये क्या आ गई, मोलालिटी। अब मोलालिटी को हम ओपन करके लिख सकते हैं। मोलालिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। N2 हमारे क्या है, N2 है हमारे मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन W1 क्या हो गया, इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इन W1 क्या हो गया, सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, या इसको ऐसे लिख लो, मास ऑफ सॉल्वेंट। किसमें, ग्राम्स में। अब ये ध्यान रखना है, अगर तुम्हें खाली मोलालिटी दे रखी हो, और मोलालिटी डिपेंड करता है कि किस में दी हुई है, मोल्स पर ग्राम में दी हुई है या मोल्स पर केजी में दी हुई है। अगर दी हुई है मोल्स पर केजी में तो लग जाएगा सीधा ये फॉर्मूला। बट अगर दी हुई है मोल्स पर ग्राम में, तो ग्राम में करने के लिए हम क्या करते हैं, केजी में करने के लिए ग्राम को 1000 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 1000 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें ग्राम और केजी का ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि जो हमारा केपी होता है इसकी यूनिट होती है केल्विन मोल इनवर्स केजी। ठीक है, तो केजी किससे कटेगा, सिर्फ केजी से ही कटेगा। तो यहाँ तो या तो ग्राम को तुम्हें केजी में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट। तो कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो ये दो फॉर्मूले आते हैं, 1 and 2।
डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो है वो केजी में दिया है, 1 kg वाटर बोला है या 500 ग्राम्स वाटर बोला है, दोनों में फर्क है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएंगे हमारे ये दोनों फॉर्मूलेज यूज होंगे। 1000 उसी हिसाब से लगाना है कि ग्राम में दिया है तो 1000 लगाना है, बट अगर केजी में दिया हुआ है W1, अगर W1 हमारा केजी में दिया हुआ है तो ये हमें फिर इसको नहीं करना 1000 से मल्टीप्लाई, तो बस हम फिर W1 कर देंगे इज इक्वल्स टू डेल्टा टीबी। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी आ जाएगा। इस डेल्टा टीबी को या तो तुम डेल्टा टीबी, अब तुम्हें क्या दे रखा है एग्जाम में, या तो तुम्हें एलिवेशन निकालना होगा या तुम्हें टीवी नॉट दे रखा होगा और तुम्हें इम्प्योर का निकालना होगा। तो पहले तुम यहाँ से टीवी डेल्टा टीवी की वैल्यू निकाल लोगे, डेल्टा टीवी की यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे, ये तुम्हें दे रखी होगी और ये तुम्हें निकालनी होगी, तो बस प्लस माइनस करना है। ठीक है, इजी है ये। इसकी यूनिट ध्यान रखनी है। ये फॉर्मूले 3 फॉर्मूले बन जाते हैं 1, 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका इस एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से हमने क्या निकाला कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स, ये ऐसे कर देते हैं, सॉल्यूट इंक्रीज करने पे बीपी क्या हो गया, इंक्रीज। ऐसा होता है ना, कई लोगों को बहुत ज्यादा नमक डाल दो, किसी के खाने में बहुत ज्यादा नमक डाल दो तो उनका बीपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। तो वैसे ही याद रखना, उस हिसाब से याद रखना है कि सॉल्यूट डाल दिया तो उस इंसान का बीपी क्या हो गया, बढ़ गया बेचारे का। एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, कभी भी ये मत करके आ जाना कि सॉल्यूट डाल दिया और बीपी डिक्रीज हो गया। नो, नमक ज्यादा खाने से बीपी इंक्रीज करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब है कि जब हम अपने सॉल्यूट पार्टिकल्स को किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो जो सॉल्वेंट पहले वो जिस टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा था, यानी कि सॉलिड फॉर्म में आ रहा था, अब उससे कम टेम्परेचर में ही क्या हो जाएगा, वो फ्रीज हो जाएगा। यानी कि अगर कोई क्या कहते हैं हमारा, मान लो आइस है, आइस में तुमने आइस ली, आइस तुम्हें पता है किस पे फ्रीज होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब तुमने आइस में क्या डाल दिया, तुमने अब आइस में डाल दिया शुगर, तो शुगर डालने से क्या आ गया, सॉल्यूट पार्टिकल्स आ गए उसके अंदर। अब उसको उतना 0 नहीं, अब उसको कम पे ही क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था, तो अब क्या होगा, अब अगर तुमने उसमें शुगर डाल दिया तो उसको 0 से और नीचे जाना पड़ेगा फ्रीज होने के लिए। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो हमारी आइसक्रीम होती है। अब आइसक्रीम बेसिकली अगर हम बनाए, पानी और शुगर का सिरप होता है, वो जो 10 रुपए वाली आइसक्रीम आती है ना, उसमें पानी तो होता है, जब अगर उसको तुम देखो तो कटोरी में पानी तैरने लग जाता है। पर अगर उस आइसक्रीम तुम अपने फ्रीज में रखो, या तो कई बार क्या होता है वो आइसक्रीम पिघलने लग जाती है जबकि फ्रीज चल रहा है, लेकिन उन लोगों के फ्रीज में वो जमी रहती है। तो यानी कि जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं उसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट्स हैं वो इतने ज्यादा लोअर नहीं है कि उस आइसक्रीम को क्या रख सके, सॉलिड रख सके। होता क्या है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स डालने से जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर जाता है। यानी कि जो चीज पहले 0 डिग्री पे फ्रीज हो रही थी, हो सकता है अब वो -1 डिग्री पे फ्रीज हो या -2 डिग्री पे फ्रीज हो, और भी ज्यादा क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो गया, डिप्रेस कर गया। तो ये तुम्हें हमेशा रिलेट करना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, कभी भी एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा ही नहीं, हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिप्रेस होगा। अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पे जो हमारा लिक्विड है उसके वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाए सॉलिड के वेपर प्रेशर के, जिस टेम्परेचर पे, उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड। यानी कि आइस क्यूब के प्रेशर बराबर हो जाए किसके, लिक्विड वाटर के प्रेशर के। जब आइस क्यूब का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा जब लिक्विड वाटर का प्रेशर बराबर हो जाएगा आइस क्यूब के प्रेशर के, तब वो हमारा वाटर क्या कर जाएगा, फ्रीज कर जाएगा। उस टेम्परेचर को कहते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट, कि किस टेम्परेचर पे दोनों के वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब तो मैं अगर देखो तो सॉलिड्स का बहुत ही कम वेपर प्रेशर होगा, लिक्विड्स का उससे हाई वेपर प्रेशर होगा, गैसेस का तो और भी ज्यादा हाई वेपर प्रेशर होता है। गैसेस तो बहुत ज्यादा टकरा रही होती है, उनका तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर हमने अपना सॉल्यूट डाल दिया सॉल्वेंट के अंदर, तो वो क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन बन गया तो वो कब फ्रीज होगा, उसका भी हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है।
तो वो तब फ्रीज होगा जब उसका वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा प्योर सॉल्वेंट के सॉलिड के। यानी कि ये जो मेरा शुगर सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर जब आइस क्यूब के वेपर प्रेशर के बराबर आ जाएगा जिस टेम्परेचर पे, तब मेरा सॉल्यूशन क्या कर जाएगा, फ्रीज कर जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो पहले जो वेपर प्रेशर था वो 0 डिग्री पे लिक्विड और सॉलिड का क्या आ रहा था, बराबर हो रहा था, तब हमारी ऑब्जेक्ट फ्रीज हो रही थी। अब हमारा जो सॉल्यूशन है यहाँ सॉलिड आएगा। अब जो हमारा सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर भी हमें सॉलिड के बराबर ही चाहिए जो सॉलिड सॉल्वेंट है। ठीक है, तो उसके लिए हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसको कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि हमें कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है हमारे सॉल्यूशन को फ्रीज करवाने में। ठीक है, अब अगर इसके हम ग्राफ देखें तो हमारा जो ग्राफ है वो इस हिसाब से दे रखा है, थोड़ा कम कर देते हैं, साफ हो जाएगा। तो अगर TF नॉट हमारा क्या है, प्योर वेपर प्योर फ्रीजिंग पॉइंट है किसी भी सॉल्वेंट का। ठीक है, यहाँ पे जो उसका वेपर प्रेशर क्या है वो बराबर है, ये क्या हो गया हमारा सॉल्वेंट हो गया। अब सॉल्यूशन का तो वेपर प्रेशर क्या कर गया, वहां तो बॉइलिंग पॉइंट में वेपर प्रेशर दोनों का 180 चाहिए, पर यहाँ तो ऑलरेडी उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे ये हमारा क्या है, फ्रीजिंग सॉल्वेंट है। ठीक है, पहले सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ था, ज्यादा वेपर प्रेशर था तो वो इस टेम्परेचर पे फ्रीज कर रहा था। अब जो सॉल्यूशन है मेरा, वो सॉल्यूशन को कम वेपर प्रेशर अचीव करना है, यानी कि कम वेपर प्रेशर कहाँ आ गया, यहाँ पे टकरा गया ये सॉल्वेंट वाले से। तो इस टेम्परेचर पे क्या हो गया, जो हमारा सॉल्वेंट था, जो हमारा सॉल्यूशन था, उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल आ गया, सॉल्वेंट के आ गया इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इसको अगर हम एक्सट्रापोलेट करेंगे तो ये क्या आ गया, यहाँ पे आ गया TF पे। यानी कि जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, अगर मैं वो लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो TF नॉट माइनस T1। और ये किसके प्रोपोर्शनल होता है हमारा डेल्टा TF, ये भी हमारा प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। तो मोलालिटी के होगा तो इक्वल्स लगाएंगे, तो फिर हमें कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, वो हमने KF लगा दिया। KF हमारा होता है डिप्रेशन कांस्टेंट। और मोलालिटी को अगर मैं ग्राम्स की टर्म में लिखूंगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, तो हम यहाँ 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हमारा बन गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ और इसका फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है वो आती है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये हमारी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 कर ली हमने। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले पता होना चाहिए ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस होता है जब हमारा सॉल्वेंट मूव करता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। अगर तुमने कभी देखा हो कि हम लोग जब अचार वगैरह बनाते हैं या फिर अगर आप किशमिश की बात करो, किशमिश कैसी होती है, सूखी हुई होती है, पर अगर उस किशमिश को तुम पानी में डाल दो तो क्या हो जाएगी, स्वेल अप कर जाएगी। ठीक है, तो जो वो स्वेल कर जाएगी वो क्यों करती है, क्योंकि पानी उसके अंदर क्या कर गया, ट्रैवल कर गया। किशमिश ड्राई थी, उसके अंदर बिल्कुल भी वाटर कंटेंट नहीं था, बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट था। ऑस्मोसिस से क्या हुआ, जो पानी था, सॉल्वेंट जो था, जहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन 0 था, उस लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से जो हमारा सॉल्वेंट था वो कहाँ ट्रैवल कर गया, टुवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो यानी कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो मूव करता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन से टुवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सॉल्यूट की बात हो रही है। यानी कि जो हमारा लिक्विड है, हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो हमारा लिक्विड होता है वो मूव करता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इस हिसाब से किशमिश हमारी क्या कर गई, स्वेल कर गई। अब अगर तुमने देखा होगा जो हमारी किशमिश स्वेल कर रही थी, तो यानी कि हमें इसके अंदर पोर्स दिख नहीं रहे थे, पर पक्का यहाँ पे किशमिश के अंदर क्या रहे होंगे, छोटे छोटे पोर्स रहे होंगे, तभी वाटर ट्रैवल अंदर कर गया। तो ये जो किशमिश का जो सरफेस है उसको हम कह देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि हम क्या करते हैं, हम अपने सिस्टम में एक मेम्ब्रेन लगा देते हैं, यहाँ पे हमारा प्योर सॉल्वेंट होता है और यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट भी प्रेजेंट होता है।
तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ये एक फिल्म होती है जो हमें स्मूथ दिखती है, प्लेन दिखती है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं जो हमें सिर्फ माइक्रोब्स में नजर उसमें माइक्रोस्कोप में नजर आते हैं। ये जो माइक्रोपोर्स होते हैं ये सॉल्वेंट को हेल्प करते हैं सॉल्यूशन तक मूव करने में, ठीक है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या हो गई? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक शीट होती है which allows what? Only solvent particles to move. वो सिर्फ शीट है, ये वो एक ऐसी शीट है जो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करेगी। अगर मैंने यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई है तो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है वो इधर से इधर ट्रैवल नहीं कर सकते। सॉल्यूट पार्टिकल्स ट्रैवल नहीं करेंगे, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स ट्रैवल करेंगे, और वो भी फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन, ठीक है। यही जो प्रॉपर्टी होती है उसी से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? ऑस्मोसिस की इसी प्रॉपर्टी से हम कैलकुलेट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर हम किसका निकालते हैं? किसी भी सब्सटेंस का निकाल सकते हैं। जैसे मान लो तुमने एक पूरा कंटेनर लिया जिसमें तुमने एक साइड सॉल्यूशन लिया, एक साइड तुमने सॉल्वेंट लिया और बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक है। अब वो सॉल्वेंट होगा, उसका कुछ प्रेशर होगा PATM, वो किसकी इक्वल होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी तो जो मेरा सॉल्वेंट है वो कहाँ से मूव करेगा? फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन, यानी कि लेफ्ट टू राइट मेरा क्या मूव कर रहा है? सॉरी, राइट टू लेफ्ट मेरा क्या मूव कर रहा है? सॉल्वेंट मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ मेरा मूव करेगा सॉल्वेंट, सॉल्यूट तो मूव करेगा नहीं। अब अगर मैं चाहती हूँ कि ये मेरा सॉल्वेंट मूव करना बंद हो जाए, मैं नहीं चाहती है सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ मूव करे, तो मुझे अब इसका प्रेशर भी क्या है? PATM ही है। अब मुझे एक थोड़ा सा प्रेशर और लगाना पड़ेगा पाई, जिससे कि मेरे सॉल्वेंट की मूवमेंट लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए। दोनों का प्रेशर PATM है। पाई प्रेशर जब मैंने सॉल्यूशन पे लगाया तो मेरा सॉल्वेंट की मूवमेंट क्या हो गई? स्टॉप हो गई, ठीक है। तो ये जो पाई प्रेशर होता है ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट R and T, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो यानी कि W2 अपॉन में M2 M2 में M1। तो हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली, ऑस्मोटिक प्रेशर एक वो प्रेशर होता है विच स्टॉप्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो हमारा पाई होता है ये हमारा यूज होता है प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास निकालने में, पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर मास निकालने में, या अगर हमारे कोई और बायोमॉलिक्यूल्स हो जाते हैं उसका मॉलिक्यूलर मास निकालने में। हम सॉल्यूशन के अंदर अपने प्रोटीन्स को डिसॉल्व करेंगे और कितना प्रेशर अप्लाई करने पे सॉल्वेंट उसके अंदर आना बंद कर देगा, तो हम लोग प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे। उससे फिर हम लोग क्या निकाल लेंगे? अपना मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे सॉल्यूट का, ठीक है। वेट हमें पता होगा हमने कितना डाला है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हमें पता होगा कितना डाला होगा, R पता होगा, टेम्परेचर डाला होगा। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसकी एक फायदा क्या है कि तो हम इसमें लोग मोलारिटी लेते हैं। आप लोगों ने पार्टियों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में देखा होगा मोलारिटी ली है, इसमें क्या ली है? मोलारिटी ली है, ठीक है। और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये टेम्परेचर, ये हम लोग लो टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे भी हम निकाल सकते हैं अपना मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स का, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जो बायोमॉलिक्यूल्स है वो क्या कर जाएंगे? डिग्रेड कर जाएंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जिसमें तो मोलारिटी यूज करते हैं, दूसरा रूम टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पे हम लोग अपना मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं प्रोटीन्स का, ठीक है। लास्ट है हमारा इसमें आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब होता है अगर हमने कोई सॉल्यूशन लिया, नेक्स्ट हमारे 3 सॉल्यूशंस होते हैं डिपेंड अपॉन द ऑस्मोटिक प्रेशर या कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। और आइसोटोनिक मतलब होता है वो 2 सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? सेम है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा कोई भी मेम्ब्रेन से यहाँ या यहाँ मूव नहीं करेगा, ठीक है। एक सॉल्यूशन 1 लिया हुआ है, एक सॉल्यूशन 2 लिया हुआ है, अगर इन दोनों का पाई सेम है, आइसोटोनिक है, यानी कि इनकी जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की वो सेम है, तो कोई भी हमारा जो सॉल्यूशन है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मूव नहीं करेगा। आइसो मीन्स सेम एंड टॉनिक मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। हाइपरटोनिक का मतलब क्या है?
हाइपर मीन्स होता है ज्यादा, हाइपर मीन्स होता है ज्यादा, और टॉनिक मीन्स होता है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, यानी कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो अगर हम अपने किसी भी सेल को, अगर हमारे पास कोई भी सेल है उसको अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, ठीक है, ये मेरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, यहाँ पे मेरी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ऑलरेडी ज्यादा है, ठीक है, और ये मेरा क्या है, सेल है। तो जो मेरा सेल है वो क्या करने लग जाएगा, वो उसमें से वाटर कंटेंट्स निकल के बाहर चले जाएंगे, इसको हम कह देते हैं श्रिंकेज ऑफ सेल। वैसे ही हाइपोटोनिक का मतलब है कम, हाइपोटोनिक का मतलब है कम सॉल्ट, कम सॉल्ट, ठीक है। तो अगर हम अपने सेल को कम सॉल्ट वाले सॉल्यूशन में रखेंगे, ये जो हमारा सॉल्यूशन है इसमें सॉल्ट लेस है, तो यानी कि वाटर क्या है, मोर है, तो ये जो मेरा सेल है इसके अंदर क्या चलने लग जाएगा, पानी जाने लग जाएगा, सॉल्वेंट जाने लग जाएगा, और ये जो मेरा सेल है ये क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना हाइपरटोनिक में श्रिंकेज ऑफ सेल हो जाती है, जिससे हमें जब गुस्सा आता है, हाइपर हो जाते हैं, तो अपने चेहरे को ऐसे श्रिंक कर लेते हैं, तो श्रिंकेज ऑफ सेल, ठीक है। हाइपोटोनिक जब हमारा क्या कहते हैं, जब हमें किसी चीज़ पे हम उदास होते हैं, हाइपोटोनिक हो जाते हैं, तो हम अपना ऐसे मुंह चेहरा क्या कर लेते हैं, फुला लेते हैं इस साइड में, यू नो यू कैन रिलेट दिस थिंग। हाइपर में हम ऐसे करते हैं ना, गुस्सा हमारे माथे पे ऐसे लाइन आ जाएंगी, ऐसे फेस श्रिंक कर जाएगा, हाइपर हो गए हम, हाइपर, तो सेल भी क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, ठीक है। तो हाइपर में अगर हाइपरटोनिक में रखा है तो सेल श्रिंक, और अगर हाइपोटोनिक में रखा है तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल, और आइसोटोनिक में रखा है तो नो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। लास्ट